केजरीवाल पर दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आ गया है। अभी उन्हें कोई राहत नहीं मिलने वाली। केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने रिहाई की याचिका पर फैसला सुना दिया है। अभी उन्हें ईडी की कस्टडी में रहना होगा। इस मामले की अगली सुनवाई अब 3 अप्रैल को होगी। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में जमकर बहस हुई। वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने गिरफ्तारी को गलत ठहराया। कोर्ट में दलील दी गई कि साजिश के तहत विपक्ष के नेता को गिरफ्तार कर उन्हें चुनाव प्रचार से रोका जा रहा है। केजरीवाल की तुरंत रिहाई की मांग की गई, लेकिन राहत नहीं मिली। कोर्ट के फैसले से पहले अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने इमोशनल कार्ड खेला। उन्होंने कहा है, मेरा शरीर जेल में है, लेकिन आत्मा आप सबके बीच है। आंखें बंद करो, मुझे अपने आसपास महसूस करोगे। केजरीवाल से पहले उनकी पार्टी में कौन कौन कानून के शिकंजे में फंसा, इसकी लिस्ट भी देख लीजिए। अरविंद केजरीवाल 22 मार्च से ईडी की कस्टडी में है। मनीष सिसोदिया 26 फरवरी 2023 से जेल में बंद है। सत्येंद्र जैन भी 18 मार्च को जेल लौट गए हैं। वो 10 महीने से बेल पर थे। संजय सिंह 4 अक्टूबर 2023 से जेल में बंद है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ही आम आदमी पार्टी ने कह दिया था कि केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे। आम आदमी पार्टी केजरीवाल पर बवाल मचाने में बिजी है। उधर लोकसभा में उनके इकलौते सांसद ने भी पाला बदल लिया। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आज आम आदमी पार्टी के विधायकों ने विधानसभा में माहौल बनाया। आम आदमी पार्टी के सभी मंत्री विधायक पीली टी शर्ट में विधानसभा आए। मैं भी केजरीवाल टीम की टी शर्ट में केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध किया। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, पुतला फूंका। एक विधायक तो खुद को जंजीरों में बांधकर विधानसभा पहुंचे। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पहली बार बुलाया गया सेशन हंगामे के बीच स्थगित हो गया। आम आदमी पार्टी को झटके पर झटके लग रहे हैं। लोकसभा में आपके इकलौते सांसद सुशील कुमार रिंकू ने झाड़ू छोड़ कमल का हाथ थाम लिया और लगे हाथों इशारों में बड़ी बात भी कह दी। किसी तरह का कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। डर तो उन लोगों को होगा जिन लोगों ने कोई घपले किए हैं, घोटाले किए हैं, जिनके ऊपर कोई जो सरकारी अदारे हैं, डिपार्टमेंट हैं, उनका पीछा कर रहे हैं। उन लोगों को डर होगा। कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी ने अपने 8 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी। आपने रिंकू को दोबारा जलंधर सीट देने की घोषणा की थी। इसके बावजूद उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला किया। योगी ने यूपी की 80 सीटों पर विजय अभियान का श्री गणेश किया। श्री कृष्ण की नगरी मथुरा से नया नैरेटिव सेट किया। मथुरा में कृष्ण की बात, मेरठ में जय श्री राम और गाजियाबाद में भी राम का नाम। यूपी में योगी के मिशन 80 का आगाज हो चुका है। मिशन की शुरुआत पश्चिमी यूपी से हुई। योगी ने एक दिन में 3 सीटों को कवर किया। मैसेज पूरे पश्चिमी यूपी को दिया गया। तो जो आवाज देश की है कि फिर एक बार योगी आदित्यनाथ ने मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में पूजा अर्चना के बाद साफ संदेश दिया। रामलला विराजमान हो गए, लेकिन मथुरा वृंदावन की कुंज गलियां अभी इंतजार कर रही हैं। मथुरा से बीजेपी ने हेमा मालिनी को टिकट दिया है। मेरठ से पर्दे के राम को मैदान में उतारा है। अयोध्या टू गाजियाबाद राम लहर चल रही है। अपने धाम में विराजमान होकर के बोले कि साक्षात दर्शन भी हम सबको कराए और मथुरा वृंदावन की कुंज गलियां भी इंतजार तो कर ही रही हो। अगले 5 दिन में योगी 15 जिलों में जाएंगे। वो फर्स्ट फेज और सेकंड फेज की वोटिंग वाली सीटों को कवर कर रहे हैं। 24 में मोदी का टारगेट बीजेपी को 370 पार ले जाने का है। इसके लिए यूपी की 80 सीटों की जिम्मेदारी योगी के पास है। फर्स्ट फेज के नॉमिनेशन के आखिरी दिन नागपुर में गडकरी का ग्रैंड जलसा निकला। पूरा शहर भगवा हो गया। नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपना नॉमिनेशन ग्रैंड अंदाज में फाइल किया। नागपुर की सड़कों पर विशाल रोड शो निकाला गया। पूरे नागपुर पर भगवा रंग छा गया। गडकरी के रोड शो में 50,000 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। रोड शो से पहले गडकरी ने अपने घर पूजा की। पत्नी ने माथे पर तिलक लगाया। भगवा रथ पर सवार होकर गडकरी नॉमिनेशन के लिए निकले। उनके नॉमिनेशन में महाराष्ट्र के बड़े नेताओं का जमावड़ा लगा रहा। अगली बार, अगली बार, अब की बार, अब की बार, अब की बार। नितिन गडकरी को भाजपा ने तीसरी बार नागपुर से लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया है। इससे पहले वो 2014 और 2019 में भी नागपुर से संसदीय चुनाव जीत चुके हैं। गडकरी के नागपुर से सांसद बनने से पहले ये सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी। 2014 में लगातार 4 बार के कांग्रेस सांसद को भारी मतों से हराकर गडकरी ने चुनाव जीता था। इस बार कांग्रेस ने गडकरी के खिलाफ विकास ठाकरे को मैदान में उतारा है। विकास ठाकरे कांग्रेस के मौजूदा विधायक हैं। आज रामलहर का असर अयोध्या टू अलवर दिखा। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के नॉमिनेशन में राम नाम के जयकारों से अलवर गूंजा। अलवर में नॉमिनेशन से पहले केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का रोड शो राम लहर के साथ चला। बाइक रैली से पहले भूपेंद्र यादव ने प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। राम नाम की गूंज के साथ अलवर भगवा रंग में रंग गया। नॉमिनेशन में ही अलवर को क्लियर मैसेज गया, ये चुनाव राम लहर वाली है।
राजस्थान के सीएम की मौजूदगी में अलवर के कंपनी बाग में मेगा रैली का भी आयोजन किया गया। इस सीट से बाबा बालकनाथ सांसद थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें विधानसभा चुनाव में उतार दिया था। ये सीट यादव बहुल्य है, इसलिए भूपेंद्र यादव कास्ट इक्वेशन में फिट बैठे। भूपेंद्र यादव अजमेर के रहने वाले हैं, 2 बार लगातार राज्यसभा के मेंबर रहे, लेकिन इस बार पार्टी ने उन्हें लोकसभा चुनाव में उतारा है। 370 से लेकर के राम मंदिर के निर्माण का काम हुआ है। ये पूरे देश एक नए परिवर्तन के दौर पे है। ये वो भारत बनने जा रहा है जो दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में ये भारत जा रहा है। अलवर में मुकाबला यादव वर्सेस यादव होगा। कांग्रेस ने यहां से ललित यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। दक्षिण में भी बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने नॉमिनेशन फाइल किया। मोदी के टारगेट 400 का रास्ता यहीं से होकर गुजरेगा। फर्स्ट फेज के नॉमिनेशन के आखिरी दिन दक्षिण में भी शक्ति प्रदर्शन दिखा। तमिलनाडु के कोयम्बटूर से डीएमके कैंडिडेट गणपति राजकुमार रोड शो के साथ नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंचे। उधर बीजेपी नेता अन्नामलाई ने भी इस सीट से नॉमिनेशन फाइल किया। कोयम्बटूर में इस बार मुकाबला डीएमके वर्सेस बीजेपी होगा। बीजेपी कैंडिडेट अन्नामलाई कर्नाटक कैडर के आईपीएस रह चुके हैं। 2019 में अन्नामलाई ने पुलिस सर्विस से इस्तीफा दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। सिर्फ 37 साल की उम्र में बीजेपी ने अन्नामलाई को तमिलनाडु बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया। उधर दक्षिण चेन्नई से डीएमके कैंडिडेट दयानिधि मारन ने भी नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। चेन्नई दक्षिण से बीजेपी कैंडिडेट तमिलिसाई सौंदरराजन भी जोरदार कैंपेनिंग कर रही हैं। चेन्नई में तमिलिसाई के रोड शो में भगवा माहौल नजर आया। तेलंगाना के गवर्नर पद से इस्तीफा देकर तमिलिसाई चुनावी मैदान में उतरी हैं। 2019 तक वो तमिलनाडु बीजेपी की प्रमुख थी, लेकिन सितंबर 2019 में सौंदरराजन को गवर्नर बना दिया गया। दक्षिण में मोदी लहर का असर देखते हुए बीजेपी ने उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। 400 प्लस के टारगेट के लिए दक्षिण में स्ट्राइक रेट बढ़ाना मोदी की प्रायोरिटी है।